अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हमेशा कोशिश रही है अपने प्रोग्राम के जरिए किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी मालूमात से मुस्तफ़ीद कर सकें। ज़राअत इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और हमेशा हमने ज़राअत के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात से मुस्तफ़ीद भी किया है। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा ख़ास तौर पर पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से है कि पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत में पोल्ट्री ने क्या किरदार अदा किया है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पोल्ट्री के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से और ख़ास तौर पर जो पोल्ट्री में फीड इस्तेमाल हो रही है उसके हवाले से। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, आपसे तारफ करवाते जाएं जनाब डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब से, जो कि बिग बर्ड कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आप कन्वीनर हैं जनाब अदादो शमारियात के, और इसके साथ साथ इस वक्त डिजीज कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के हवाले से। आइए आपसे इनका तारफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खुशामदीद कहते हैं आपको हम अपने प्रोग्राम में। तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी, इस वक्त के पाकिस्तान में जो इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसकी मजबूरी सूरत हाल क्या जा रही है? पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री जी माशाल्लाह ताला इसने बहुत तरक्की की है पिछले 50 सालों के दौरान। तो 60s के दरमियान ये कमर्शियल पोल्ट्री जो है वो शुरू हुई और सिंस देन इसके अंदर एक कॉन्टीन्यूस जो है वो ग्रोथ रही है। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो ना सिर्फ तादाद में ये बढ़ी है बल्कि इसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी आई है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ मराहल में आती रही है। आज अगर हम अदादो शुमार के हवाले से बात करें कि पोल्ट्री कहाँ पर खड़ी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन हम इसमें एक वर्टिकल इंटेग्रेशंस होती हैं कि एक ट्री है जो कि मौजूद होता है। जब हम ब्रॉयलर की बात करते हैं तो उसके साथ तो सब लोग, हमारा फार्मर भी, हमारा कंज्यूमर भी, आप लोग भी, मीडिया भी, सब लोग अवेयर होते हैं। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज़ होती है वो मैं बताना चाहूँगा कि इट्स अ ट्री। तो ग्रैंड पेरेंट होते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको हम पेरेंट स्टॉक कहते हैं। पेरेंट स्टॉक के जो बच्चे हैं दैट इज़ ब्रॉयलर, और वो ब्रॉयलर जो है उसको हम पाल के तो लोगों तक पहुँचाते हैं गोश्त के लिए। तो अगर ग्रैंड पेरेंट और आगे पेरेंट स्टॉक की बात करें तो इस वक्त तकरीबन हम 12 मिलियन के करीब जो है वो ब्रॉयलर का पेरेंट स्टॉक पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो 12 मिलियन जो पेरेंट स्टॉक है वो तकरीबन 1.5 अरब के करीब जो है वो ब्रॉयलर साल का प्रोड्यूस करता है। सही। और इसके लिए आपको फीड की ज़रूरत होती है, तो 6 मिलियन टन के करीब जो है वो फीड जो है इस सारे प्रोसीजर के दरमियान ग्रैंड पेरेंट में, पेरेंट में और ब्रॉयलर में इस्तेमाल होती है। तो इस लिहाज से इस इंडस्ट्री का, इस सेक्टर का, एग्रीकल्चर का साइज़ जो है ओवर द ईयर्स जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो की है, बावजूद तमाम नामुसाइद जो हालात हैं उनके, जैसे आजकल मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमी की कंडीशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, उसके बावजूद जो है पोल्ट्री ने अपने आप को सस्टेन किया है। तो वी मतलब है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री वी फील कि हम लोग काफ़ी जो है इसका प्राइड ले सकते हैं कि पोल्ट्री सेक्टर ने, हमारे फार्मर्स ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है और अपनी जो ग्रोथ थी, जो प्रोग्रेस थी, उसको मेंटेन रखा है। सही सर, यहाँ पे मैं एक और जिक्र करना चाहूँगी आपसे कि पोल्ट्री वाहिद ऐसी सनत है जिसमें या तो बहुत ज़्यादा नफ़ा या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान का एहतमाल भी रहता है। तो इस मंतक को आप किस तरह से बयान करेंगे? देखिए, ये एक परसेप्शन है रियलिटी की निस्बत, और अगर आप इसको देखें तो पोल्ट्री इज़ लाइक एग्रीकल्चर। तो कभी आप देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि टमाटर जो है वो आपको बाजार में 80 रुपए किलो भी मिलते हैं। सही। फिर एक वक्त आता है जब 2 रुपए किलो भी मिलते हैं। सही। इसलिए कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो पेरिशेबल होती हैं और इस तरह का बेस होता है उनका, उनके अंदर प्राइस की फिक्सेशन जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। तो वो प्राइस की फिक्सेशन मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर होती है। कभी मतलब डिमांड बढ़ जाती है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है। अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर चली जाती हैं। लेकिन एक सेक्टर के हिस्से के तौर पर हमें इसको इस नज़र से देखना चाहिए कि ओवरऑल पूरे साल के अंदर इसकी इकोनॉमिक्स क्या रही, 2 या 3 साल की मजमूई इकोनॉमिक्स क्या रही। तो अगर वो ठीक रहें और फार्मर को नेट थोड़ा सा इनकम हो रही हो तो फिर मेरा ख्याल है कि वो सेक्टर जो है वो ग्रो करता रहता है, चलता रहता है। सही। और पोल्ट्री एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें जब कोई क्राइसिस आता है तो किसी ना किसी डिजीज के जरिए मोस्टली आता है। तो बर्ड फ्लू आया, उसके बाद एनडी भी आया, तो क्या इस तरह की डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं कि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस सेक्टर को जो
बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे दूसरे बिजनेस में भी होते हैं, इसी तरीके से लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर में अपने चैलेंजेस होते हैं, और मार्केटिंग के, इकोनॉमिक्स के और चैलेंजेस के अलावा जो डिजीज़ का चैलेंज है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब बर्ड फ्लू का ज़माना आया और इंटरनेशनली ये एक बीमारी थी जो कि मुर्गियों के अंदर आई, तो उसने बहुत ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट किया फार्मर के लिए। बीमारी ने खुद शायद इतना बड़ा क्राइसिस नहीं किया जितना कि मीडिया हाइप की वजह से, उसकी जो मार्केटिंग की डिफ़िकल्टीज थी उनके बढ़ने की वजह से हुआ। लेकिन ये कि पाकिस्तान में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस बर्ड फ्लू को रोकने के लिए दुनिया के अंदर जो भी इकदाम किए गए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और बहुत ज़्यादा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर। अमेरिका में जब आई तो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इसको ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर्स इसके ऊपर लगाए। इसी तरीके से यूरोप में आई तो उन्होंने मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के इसको कंट्रोल किया। तो जब ये पाकिस्तान में आई तो हमने एक नॉवेल आइडिया दिया कि इसके लिए स्पेशल वैक्सीन प्रिपेयर की जाए और उसके ज़रिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो हमारे साथ बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर एग्री नहीं किए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जो वेटनेरियंस, टेक्निकल लोग और पोल्ट्री से वाबस्ता लोग थे, उन्होंने एक जुर्रतमंदाना इकदाम किया और इसको वैक्सीनेशन के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़े अरसे के दौरान इस प्रॉब्लम को मुकम्मल काबू पा लिया गया। और ना सिर्फ उस वक्त पाया गया बल्कि एक फ्यूचर के लिए भी एक एश्योरिटी दे दी कि आइंदा के लिए भी अगर खुदा न खास्ता कभी प्रॉब्लम आए तो आपके पास एक वेपन जो है वो मौजूद है। और आज इंटरनेशनली जो है इसको रिकग्नाइज किया जाता है कि दिस इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग बर्ड फ्लू। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के जो सेक्टर में जो टेक्निकल लोग हैं, जो वेटनेरियंस हैं, जो डिजीज़ के साथ वाबस्ता लोग हैं और पोल्ट्री फार्मर हिमसेल्फ, उन्होंने इस डिजीज़ को काबू पाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है वो उस वक्त काम किया। सर मैं यहाँ आपसे बात शेयर करना चाहूँगी कि जब ये 2004 या 5 की बात है, जब ये बर्ड फ्लू का इशू खड़ा हुआ था, तो उस वक्त उन दिनों में आप पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से स्पोक्समैन भी थे, तो किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा? मीडिया भी किसी हद तक कसूरवार था, तो किन मुश्किलात से आप गुजरे, किस तरह से आपने उस पीरियड को आपने गुजारा, वो जरा बताएंगे मुझे। कहते हैं जी, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो इसी तरीके से कुछ तो बर्ड फ्लू था, बाकी मीडिया ने जो है वो इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। मीडिया जो है इसकी एक अपना एक रोल है और ये एक दो धारी तलवार है, सही, जिसके आपको फायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। सही। पाकिस्तान में एक मखसूस हालात हैं कि हमारा मीडिया रिसेंट पास्ट में एकदम से ग्रो किया है और बहुत स्ट्रांग हुआ है और माशाल्लाह एक ऐसी प्रोग्रेस की है विच इज़ फिनोमिनल। जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री की इसी तरीके से मीडिया की भी ग्रोथ जो है बड़ी हौसला अफजा है। लेकिन उसके साथ ये हुआ क्योंकि अभी उसके अंदर इतना तजुर्बा और इतना वो नहीं था, तो उसके थोड़े से चैलेंजेस और नुकसानात भी हुए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई सर्जन नया नया ऑपरेशन करना शुरू करे और वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा हो और उसका जो चाकू है, नाइफ है, वो थोड़ा सा लिवर को भी काट दे, थोड़ा सा स्प्लीन को भी काट दे, तो वो कुछ हुआ। लेकिन ये कि इन द लॉन्गर रन वी सी के इंशाल्लाह ताला, और हुआ कि जब 2004-2005 में ये प्रॉब्लम आया तो शुरू में मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया और इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया भी। लेकिन उसके बाद जब मीडिया के अंदर ये एहसास हुआ कि मतलब इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो उसके अंदर मोर मैच्योर जो है वो बिहेवियर भी देखा गया। सो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए भी सबक था और उसके साथ साथ मीडिया के लिए भी, और हम दोनों इसमें बड़ी कामयाबी से एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई इसी दौरान। अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई, उन लोगों को मौका भी मिला। वो हर चैलेंज जो है वो अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है। तो पहले लोगों के ज़हन में ये नहीं था कि ये पोल्ट्री का सेक्टर है क्या, इंडस्ट्री है क्या, फार्मिंग क्या है। वो समझते थे शायद वो 5-10 मुर्गियां जो है खुडे में रखनी, पालनी, तो मुर्गी पाल गई। लेकिन जिस वक्त उन्होंने इंटरेक्ट किया इंडस्ट्री के साथ, लोगों के साथ, फार्मर के साथ, तो उनको पता चला कि यहाँ पर तो बड़ा साइंटिफिक अंदाज में काम हो रहा है, यहाँ पर तो बड़ी ज़बरदस्त हैचरीज हैं, यहाँ पर तो बड़ी फीड मिल्स हैं, यहाँ पर जो फार्म्स हैं, कंट्रोल हाउसेज हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है जितनी कि इंसानों को भी अवेलेबल नहीं है। तो वो बिल्कुल जो परसेप्शन है वो तब्दील हुआ। तो इसने सेक्टर को जहाँ पर शुरू में चैलेंजेस थे, इसी तरीके से उसने हेल्प भी किया बाद में। सही। इसी तरह से जिक्र करेंगे एजुकेशन का। किसी भी फील्ड में आने के लिए आपको पहले एजुकेशन वगैरह हासिल करनी चाहिए, तो क्या शोबा वेटनरी में भी कोई तालीम और तरवीज के इस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं कि फार्मर को भी एजुकेट किया जाए और लोगों में अवेयरनेस आ सके?
जी, इसमें मतलब है कि 2 लेवल की एजुकेशन है। सही। एक तो टेक्निकल एजुकेशन, जैसे वेटरनेरियंस हैं या हस्बेंड्री के लोग हैं, और उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पर आपके टेक्निकल लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, उसमें लाइफ स्टॉक, दूसरे एनिमल्स के साथ साथ उनको पोल्ट्री की बीमारियों, उनके मैनेजमेंट के बारे में जो है वो इल्म दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। सही। उसके बाद हमारे यहाँ फार्मिंग जैसे कुछ शुरू हुई तो ख़ास तौर पर कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम उनके लिए, फार्मर के लिए नहीं था। अच्छा। तो उसमें फिर एसोसिएशन ने और फार्मर्स ने अपने तौर पर डिज़ाइन किए सिस्टम्स। अच्छा। तो उसमें यह है कि जो बेसिक मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस होती हैं उसके ऊपर एसोसिएशन जो है वो मुख्तलिफ जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको बुलाती है और उसके बाद फार्मर्स को इनवाइट करती है कि वो उसके ऊपर अपनी बात करते हैं, वो सुनते हैं। इसी तरीके से नई डेवलपमेंट होती हैं, जैसे कोई इक्विपमेंट आया है तो वो जो इक्विपमेंट बेचने वाली कंपनी है वो अपने टेक्निकल लोग भेजती है ताकि वो फार्मर को एजुकेट करे कि आप इस इक्विपमेंट को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ये बेनिफिट्स होंगे। इसी तरीके मतलब से एक सेमिनार की शक्ल में भी ये अरेंज की सेमिनार्स की शक्ल में और उनके पम्फलेट्स की शक्ल से, लीफलेट की शक्ल से, किताबचों की शक्ल में, इस तरीके से। इसी तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जब कोई नई वैक्सीन या मेडिसिन आती है तो वो कंपनीज भी जो है वो अपने एजुकेशनल सेमिनार्स करती हैं फार्मर्स के लिए। तो ओवर द ईयर्स फार्मर्स ने इसमें बहुत कुछ सीखा है। सही। मतलब काफी अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है इस हवाले से। फार्मर काफ़ी एजुकेटेड हैं और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी, अगर आज पोल्ट्री जो है इस लेवल के ऊपर पहुंची है तो उसमें उनकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन और मेहनत जो है उसका बहुत बड़ा हाथ और दखल है। बिल्कुल सर, आप पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से डिजीज कंट्रोल कमेटी के कन्वीनर भी हैं, तो इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास अपनी कुछ जदीद लैब है जहां पे वो जो डिजीजेज आ रही हैं उनके टेस्ट किए जाते हों, सैंपल इकट्ठे किए जाते हों ताकि मजीद जो है जो बीमारियों को फैलने से बचाया जा सके या जो अभी फैल चुकी हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, ऐसा कुछ है लैब्स वगैरह ऐसी? इसमें 2 सेक्टर्स हैं प्राइमरीली, एक गवर्नमेंट का सेक्टर है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यहाँ पर रिसर्च की काफ़ी प्रोविजंस और फैसिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ NARC जो है वहाँ पर भी पोल्ट्री की एक बहुत अच्छी और मॉडर्न लैब है जिसको आप हैरान होंगे कि रीजन में बर्ड फ्लू के कंट्रोल के हवाले से उसको रेफरेंस लैब का दर्जा दिया जाता है। तो वहाँ पर भी उनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ मौजूद है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने अपने तौर पर भी लेबोरेटरीज बनाई हुई हैं जहाँ पर फार्मर जो है अपने बर्ड सैंपल ले जाकर तो डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन करा सकते। जी नाज़रीन, अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।